आसान भाषा में। इस क्लास में सब कुछ आसान भाषा में समझाया जाता है। अगर आप भी किसी ऐसे बालक या बालिका को जानते हो जिसे बातों बातों में फिजिक्स समझनी हो तो उसे ये वीडियो जरूर भेजें। कितने लोग ऑनलाइन है भाई, कौन कौन ऑनलाइन है प्लीज कमेंट करो, है ना। देखो यार, लास्ट क्लास में हमने क्या था, 2 क्लासेस से हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, राइट। तो क्या क्या चीजें हमने देखी हैं अभी तक, हम ये सारी चीजें देखो देख चुके हैं। मैं आपको एक बार बता दूं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखा था, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, राइट। फिर हमने देखा था कि फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शन डिपेंड्स, राइट, जहां से हमें फॉर्मूला मिला था एफ इज इक्वल टू एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, वेयर एन इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और म्यू क्या कहलाता था, म्यू कहलाता था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जो फ्रिक्शन होता है ना किसी भी दो सरफेसेस के बीच में, वो कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है, ठीक है। फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। तो एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होगी, लेट्स से कि दो सरफेसेस हैं, उन दोनों सरफेसेस के बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहा जाता है, वो इस फॉर्मूला से आप निकाल लोगे, ठीक है। और अब जितनी फ्रिक्शन की जरूरत होगी, फ्रिक्शन उतना ही लगेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, है ना। फ्रिक्शन जो है वो आलसी आदमी है, जितनी की जरूरत होती है वो उतना ही काम करता है, ठीक है। इट इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। जैसे ही आप जब किसी बॉडी पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे, लेट्स से मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एफ मैक्स है यहाँ पे, जिसकी वैल्यू आपको पता है, राइट। तो इस सरफेस के ऊपर इस बॉडी को मूव कराने के लिए आपको कम से कम कितना फोर्स चाहिए, एटलीस्ट जो आपका फोर्स एफ है वो या तो इक्वल होना चाहिए एफ मैक्स के, या ग्रेटर देन होना चाहिए, तभी आपकी ये बॉडी यहां से स्लाइड कर पाएगी, है ना। फिर हमने क्या देखा था कि जैसे ही बॉडी स्लाइड करनी स्टार्ट करती है, तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगता है, अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगता, राइट। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ी कम होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेसर एज कंपेयर टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या कहलाता है, वो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। एंड फॉर स्टैटिक दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। तो यहाँ पे हमने ये भी प्रूव किया था कि कैसे म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। सिंपली इसी फॉर्मूला से आप आगे रिलेट करके ये रिजल्ट भी ला सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। आज की क्लास में क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, ये दोनों क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है क्वेश्चन, राइट। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज नेसेसरी टू जस्ट होल्ड अ स्टेशनरी, टू जस्ट होल्ड अ ब्लॉक स्टेशनरी अगेंस्ट द वॉल, है ना। तो एक ब्लॉक है, ठीक है, उसको इस तरीके से वॉल पे प्रेस करना है ना। और उसको प्रेस करके वहां पे स्टेशनरी रखने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना जरूरी है, यू शुड अप्लाई एटलीस्ट 50 न्यूटन ऑफ फोर्स। समझ गए इतना। तो अब बोला गया कि अगर ब्लॉक का मास 10 केजी है, तो बताओ म्यू की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल। तो आपको ये वैल्यू म्यू की आपको बतानी है। कैसे बताओगे, देखो तो सिचुएशन आपको यहाँ पे मैंने डायग्राम में दिखाई है। तो 10 केजी का ब्लॉक है, राइट। ये वॉल है जिसके अगेंस्ट वो ऐसे प्रेस किया गया है, ठीक है। और हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। चलो अब देखो इसको कैसे सोचोगे आप। ये जो ब्लॉक है, इस पे आप फ्री बॉडी डायग्राम पहले तो बना दो, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में देखो, इस पे mg नीचे लग रहा होगा, mg तो नीचे लगता है, कितना लग रहा होगा, 100 न्यूटन का, ठीक है। तो इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी किधर है, देखो स्लिपिंग टेंडेंसी इसकी है नीचे की डायरेक्शन में। तो जो वॉल है, ये जो वॉल का कांटेक्ट सरफेस है, यहाँ पे जो ये बॉडी और ये वॉल कांटेक्ट में है, तो वॉल इस बॉडी पे कौन सा फोर्स लगाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन का क्या काम होता है, टू ट्राई टू स्टॉप रिलेटिव स्लिपिंग। तो फ्रिक्शन यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में वॉल लगाएगा इस पे, है ना। और यहां से 50 न्यूटन आपने लगाया, और ये जो वॉल है, वॉल और इसके बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी होगा, मान लो वो N1 है। चलिए अभी ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है, ये यहाँ पे रेस्ट पे है ना, मतलब नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो, राइट। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसके ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो 50 न्यूटन लग रहा है, और दूसरा N1 लग रहा है ना। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है, एक्सेलरेशन नहीं है इसका एक्स में, इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए, है ना। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब आप नेट फोर्स जीरो करोगे तो आपको क्या मिलेगा, N1 इज इक्वल टू 50। समझ गए इतना। अब वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, मोशन तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में भी नहीं हो रहा, राइट। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसमें देखो दो ही फोर्सेस है, एक फ्रिक्शन जो ऊपर mg 100 न्यूटन जो कि नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। इतना समझ आ रहा है कि नहीं यार, प्लीज कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस इसको वर्टिकल में लग रहे हैं, एंड एज एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन इज आल्सो जीरो, वी कैन राइट दैट फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू 100 न्यूटन। क्लियर है भाई। अब एक बात बताओ, मान लेते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। जैसे कि फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम है, तो इससे हमें क्या पता लगेगा, इससे हमें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू पता लग जाएगी, ठीक है। तो देखो फ्रिक्शन जो होता है वो कितना होता है, म्यू इंटू एन होता है, म्यू एस इंटू एन होता है, राइट। तो इस केस में
हमारा एन कितना है? देखो तो एन क्या है यहाँ पे एक्चुअली सरफेस और बॉडी और वॉल के बीच का कॉन्टैक्ट, है ना? तो ये एन हमेशा ध्यान से लेना, तो यहाँ पे एन को मैंने एन1 लिख दिया, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है? तो यहाँ पे देखो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, 100 न्यूटन इज़ इक्वल टू म्यू एस इंटू एन1 एंड एन1 है हमारा 50। तो म्यू एस की वैल्यू कितनी आई? 100/50 व्हिच मीन्स समझ आया? तो म्यू की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए यहाँ पे? 2, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना? तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत लोग सोचते हैं कि उसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, उसकी कितनी भी वैल्यू हो सकती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, राइट? तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि 1 से बड़ी नहीं होती। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है कि अ ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल रोड विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो एक ब्लॉक है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ब्लॉक बना दिया। इसको क्या किया गया है? एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्रोजेक्ट किया गया, मतलब ऐसे लेके फेंक दिया गया। तो यहाँ पे देखो मैंने एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाई है, ठीक है? रफ लग भी रही है, ठीक। तो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस हमने बनाई है और इस बॉडी को हमने फेंका है कितनी स्पीड से? तो इसको इनिशियली स्पीड दी है हमने 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है भाई? क्या पूछा जा रहा है कि इफ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.10, राइट? तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा उसका फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट कितना है? 0.10। देखिए इन्होंने यहाँ पे काइनेटिक ही दे दिया है क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी मूविंग है, स्टैटिक से तो कोई मतलब है ही नहीं। हमसे पूछा गया है कि ये बॉडी को आप जैसे जब फेंकोगे तो क्या होगा? बॉडी थोड़ी दूर चलेगी, फिर कहीं पे फाइनली जाके ये रेस्ट पे आ जाएगी, राइट? इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो पूछा गया है कि रेस्ट पे आने से पहले ये कितनी दूर चलेगी? ठीक है? मतलब मान लो ये एस डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है, ठीक है? तो हमें बताना है कि ये एस कितना है और चलो एक और चीज़ यहाँ पे निकालते हैं कि टाइम भी निकालो कि कितनी देर में ये रेस्ट पे आती है, ठीक है? चलो, तो अभी देखो इसको कैसे हम करेंगे यहाँ पे सॉल्व। देखिए, तो इस पे जब इसका मोशन हो रहा होगा टुवर्ड्स राइट तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे लग रहा होगा ना, उसी की वजह से तो ये रेस्ट पे आया। फ्रिक्शन कितना होगा देखो, तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा मेरा म्यू के इनटू एन, ठीक है? अब एन तो हमें पता नहीं है, यहाँ पे एन तो ब्लॉक का मास तो दिया हुआ नहीं है, राइट? तो इसको मैं सीधा एम मास मान लेता हूँ। एमजी फोर्स नीचे लग रहा होगा और नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा और नॉर्मल और एमजी बराबर होंगे, तो मैं इसको एमजी लिख देता हूँ, ठीक है? सो जी और ये 0.10 ये कुल मिला के हो जाएगा आपका 1, सो दिस विल बिकम एम। मैंने जी की वैल्यू क्या लिया यहाँ पे? जी की वैल्यू ली है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई परेशानी किसी को यहाँ पे तो कमेंट करके बताओ, ठीक है? चलिए, अब देखो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? देखो, इस पे एक ही फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कि है फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू कितनी है? एम, राइट? तो इसको एक्चुअली मुझे में नेगेटिव साइन देना चाहिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, है ना? तो यहाँ पे देखिए जो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? यू विल राइट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? फोर्स को मैं यहाँ पे माइनस एम लिख रहा हूँ, वाई माइनस एम बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन में है, मैं ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है? इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई? -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? तो ये तो बॉडी का आ गया आपके पास एक्सेलरेशन। अब देखो यार इस बॉडी को आपने इनिशियल स्पीड दी थी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास u कितना है? u इज 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितना है? तो -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और आपकी फाइनल वेलोसिटी है 0। क्या आप ऐसे नहीं निकाल सकते? आप ऐसे निकाल सकते हो? 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आपको बस चिपका देना है यहाँ पे। तो देखो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 a माइनस 1 s हमें निकालना है। बी स्क्वायर इज 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 100, तो क्या हुआ? -2s इज इक्वल टू -100 और विल गेट द वैल्यू ऑफ s एज 50 मीटर्स, मतलब ब्लॉक रुकने से पहले 50 मीटर्स तक चलेगी, ठीक है? अगर किसी ने हमसे टाइम पूछा होता तो आप क्या लगाते? आप लगाते v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है? तो यहाँ पे मान लो हम टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, तो टाइम आपके पास आ गया 10 सेकंड्स। एक्सेलरेशन मैंने देखो -1 लिखा है यहाँ पे, 10 सेकंड में 50 मीटर चल के रुक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If the coefficient of static friction between the tires and the road is 0.2, तो coefficient of static friction दिया हुआ है किसके बीच में? टायर और रोड के बीच में। पूछा गया है कि what is the shortest distance in which an automobile can be stopped while traveling at 54 किलोमीटर पर आवर। तो मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे डायग्राम बना के सिखाता हूँ। देखो मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आप डायग्राम बना सकते हो ना तो डायग्राम बना दो, उसके बाद आगे का सोचो, ठीक है? चीजें आपको दिखने लगेंगी, हमेशा फॉलो करना ये, ठीक है? तो यहाँ पे देखो सीन क्या है, ये बॉडी है, कितने स्पीड से चल रही है? अच्छा जो वैल्यू दी हुई है वो लिख दो यहाँ पे, म्यूएस की वैल्यू है 0.2, ठीक है? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? अच्छा ये कितनी स्पीड से चल रही है? तो इसकी स्पीड गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए आप क्या करोगे?
इसको 5/18 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो देखो जो चीजें कट रही हैं उन्हें काट देते हैं यहाँ पे। चलो, तो ऐसा करते हैं, इसको 9 से काटते हैं। 9 2 18, 9 6 जा दिस, देन दिस इज 3। तो ये आपके पास हो गया 15। अरे 18 से ही काट सकता था मैं। चलो, ये हो गया आपके पास 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है ना आपको? तो आपके पास ये जो व्हीकल है वो 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मास गिवन नहीं है, तो लेट इट बी एम। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि अब ये कितनी देर में रुक सकता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा? जब फ्रिक्शन लगेगा मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्रिक्शन लगना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे देखो, जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो होगा मैक्सिमम, राइट? और मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है म्यू टाइम्स एन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए म्यू कितना है, म्यू गिवन है, और ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा यहाँ पे एन। एन कितना होगा? एन एम जी के बराबर होगा। तो एफ मैक्स की वैल्यू होगी म्यू एन, और इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू एम जी। ठीक है भाई, चलिए, तो इतना इस पे फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, मैं ये डायरेक्शन पॉजिटिव लूंगा, इसलिए मैं इस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या मान सकता हूँ कि वो लग रहा है म्यू एम जी माइनस में, राइट? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट में मैंने लिखा म्यू एम जी, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या मिला? एक्सेलरेशन मिला माइनस म्यू जी। तो ये एक हमें एक्सेलरेशन पता लग गया। ठीक है, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। तो जहां पे भी वो रुकेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0। फिर से हम क्या करेंगे? वही इक्वेशंस लगाएंगे। देखो क्या क्या चीजें पता है, वो मैं यहाँ पे एक बार अच्छे से सुंदर से लिख देता हूँ। तो हमें यू पता है 15 मीटर पर सेकंड, ऐसा ही क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है? म्यू जी, म्यू कितना हो गया? 0.2, और जी कितना? 10, ये माइनस, तो एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए? और फाइनल वेलोसिटी है 0। अब डिस्टेंस पूछा है तो फिर से आप क्या लगाओगे? आप लगाओगे 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लोगे? ठीक है, मैं बस लिख देता हूं, देखो, तो आप लगाओगे 2। ये क्या हो गया भाई? हमारा पेन गायब हो गया, जस्ट अ सेकंड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है यार? आप लोग मुझे जल्दी से इधर बताओ, क्लियर है ना सारी चीजें? आप लिखोगे 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 एक्सेलरेशन -2, एस ऐसा ही, बी स्क्वायर 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है ना यार? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। 525 7, हाँ 225। ठीक है, तो -225 क्या आ गया आपके पास? देखो, -4s इज इक्वल टू -225, एस आ गया आपके पास 225/4 मीटर्स। तो इतना डिस्टेंस ये है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर आप इतनी स्पीड से जा रहे हो ना, तो इतना मिनिमम डिस्टेंस तो आप मेंटेन करके रखो, नहीं तो क्या होगा? इवन इफ आपको ब्रेक मारने पड़े, आप इतनी डिस्टेंस में रोक नहीं पाओगे, है ना? इससे पहले तो आप नहीं रुक सकते ना, इसका यही मतलब है। तो हर व्हीकल का आपने देखा होगा, जैसे जो बड़े ट्रक्स होते हैं, है ना? तो उन्हें बोला जाता है उनके ड्राइवर्स को कि भाई तुम इतना सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखो अपने और अपने आगे वाले व्हीकल के बीच में, है ना? क्योंकि देखो ट्रक क्या है, उनका जो मोमेंटम है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और वो चलते हैं तो उनको रोकने के लिए आपको ज्यादा ब्रेकिंग फोर्स चाहिए, और एक मैक्सिमम लिमिट होगा ब्रेकिंग फोर्स का, है ना? और इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शन। तो रोड पे अगर फ्रिक्शन है तो उसकी भी कुछ मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो आपको रोकने के लिए कुछ सेफ डिस्टेंस चाहिए होता है। नहीं तो ऐसा नहीं कि आपने ब्रेक लगाया और वहीं पे रुक गई, है ना? तो ये चीज यहाँ पे आप ध्यान रखना। ऐसे ही ट्रेन भी जब चलती हैं तो उनके पास भी एक सेफ डिस्टेंस होता है, उन्हें पता रहता है ड्राइवर्स को कि ये सेफ डिस्टेंस है। अगर दो व्हीकल्स आगे पीछे जा रही हैं तो इतना सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखो, जिससे अगर ब्रेक मारने की जरूरत पड़े अचानक से तो मार सको। ठीक है, चलो अब ये देखते हैं हम एक नया केस, ब्लॉक ओवर एन इंक्लाइन प्लेन। अभी तक जो भी हमने देखा वो किस पे देखा? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रिक्शन पे कुछ क्वेश्चंस किए, और भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी एक देखते हैं कि अगर हम किसी ब्लॉक को जिसका मास m है, उसको एक रफ इंक्लाइन प्लेन पे रख दें, तो उस पे कितना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, लेट्स से कि ये एंगल थीटा है और इसका मास मान लेते हैं m। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी किस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपको दिख रहा है, देखो, आपको एमजी के कंपोनेंट्स तो पता है। एमजी नीचे होता है बिल्कुल वर्टिकली डाउन ऐसे, और एमजी के दो कंपोनेंट्स आएंगे। इस डायरेक्शन में कौन सा आता है? ये तो हम पहले कर चुके हैं लॉज ऑफ मोशन में। अलोंग द इंक्लाइन आता है हमारा साइन कंपोनेंट एमजी साइन थीटा, एंड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन आता है क्या? एमजी कॉस थीटा। ठीक है, बाकी फोर्सेस भी बना देते हैं। देखो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑब्वियसली सरफेस और इसके परपेंडिकुलर लगेगा ऐसे, और इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी किस डायरेक्शन में है? नीचे। एमडी साइन थीटा इसको किस डायरेक्शन में खींच रहा है? नीचे। तो फ्रिक्शन प्रिवेंट करना चाहेगा इसकी स्लिपिंग को, तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में। क्लियर है? तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले, सबसे पहले तो आप उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। बना लिया? अभी देखो यार, ये यहाँ पे रेस्ट पे है ना? रेस्ट पे। तो अगर ये रेस्ट पे है तो इसका मतलब एन कितना होगा? mg cos थीटा के इक्वल, है ना? तो यहाँ पे जो आपका एन होगा सरफेस से वो mg नहीं है, वो कितना है? mg
कॉस थीटा। तो ये बात तो आपने समझ ली, ठीक है। अभी एक बात बताओ, ये जो फ्रिक्शन इस पे लग रहा होगा ऊपर के डायरेक्शन में, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? जो लिमिटिंग केस होता है, लेट्स से कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हो सकती है इस कंडीशन में, वो आप कैसे निकालते हो? तो एफ लिमिटिंग, या एफ मैक्स भी बोलो आप इसको, राइट। एफ लिमिटिंग कितना होता है? ये होता है हमारा म्यू टाइम्स, एस लिखता हूं यहाँ पे, म्यू एस टाइम्स, राइट। यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू लेट्स से म्यू है, और एन कितना है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, एन है यहाँ पे एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो म्यू एम जी कॉस थीटा इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विच कैन एक्ट इन दिस केस, राइट। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि ये ब्लॉक है, ये यहाँ पे रेस्ट पे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन है वैसे, चलो फिर भी देख लो। ये इस ब्लॉक को अगर रेस्ट पे रखा हुआ है, यहाँ पे ये स्लिप नहीं कर रहा है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा हो, नहीं है ना ऐसा जरूरी। आपको तो पता है कि फ्रिक्शन कैसा है, मनमौजी है। फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है कि नहीं? तो जितनी जरूरत होगी फ्रिक्शन की उतनी ही लगेगा। तो मान लो कि क्वेश्चन में यही था कि एक ब्लॉक है एम मास का, वो इस तरीके से रफ इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज मीन, ठीक है। तो आप बताओ कितना फ्रिक्शनल फोर्स इस पे लग रहा है। तो अब आप इसको कैसे करोगे? अगर आपने आंसर दे दिया कि अभी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है म्यू एम जी कॉस थीटा, तो वो गलत हो जाएगा, समझ गए? यहाँ पे आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा, ठीक है। चीजें क्या बदलेंगी आप वो जरा यहाँ पे ध्यान से देखो। अगर ये अभी रेस्ट पे है, इसका मतलब नेट डाउनवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो अभी लग रहा होगा इस बॉडी पे, वो कितना होगा? एम जी साइन थीटा के इक्वल, और इसकी वैल्यू ऑब्वियसली म्यू एम जी कॉस थीटा से कम होगी, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपको यहाँ पे समझ आया, राइट। अभी नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ रिपोज, क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। इसके लिए आप एक चीज समझो, मान लो ये कोई ब्लॉक है जो कि इधर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है मीन। धीरे धीरे क्या कर रहा हूं मैं, धीरे धीरे मैं इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को इंक्लाइंड बनाता हुआ जा रहा हूं, ठीक है। तो इसको मैं इस, लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे कुछ, यहाँ पे इसको उठाने की चीज है, इसलिए मैं इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को धीरे धीरे इंक्लाइन बनाता जा रहा हूं। अब ब्लॉक इधर आ गया मेरा, ठीक है। मान लो इंक्लाइनेशन कितना है? थीटा, ठीक है। चलो, अभी ये ब्लॉक रेस्ट पे है, अभी भी ये नहीं फिसला। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा और इंक्लाइन बढ़ा दिया, इंक्लाइनेशन इसका थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो एक ऐसा मोमेंट आएगा ना, जिस मोमेंट पे ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, है कि नहीं। आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे एंगल बढ़ा रहे हो और ये गिर नहीं रहा है, लेकिन एक ऐसा मोमेंट आएगा जब ये स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। अभी मैं थोड़ा करके दिखाता हूँ, देखो, लेट्स से ये मोबाइल है और ये पैड है, राइट। अभी ये ऐसे रेस्ट पे है, ठीक। मैं धीरे धीरे इसको इंक्लाइन करूंगा, ये चार्जर हटा देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे इसको इंक्लाइन कर रहा हूँ। अभी नहीं स्लिप हुआ, नहीं स्लिप हुआ, नहीं स्लिप हुआ, राइट। और अभी तक नहीं हुआ, देखो, अब स्लाइड किया हल्का सा, राइट। तो जिस मोमेंट पे आपका ये मोबाइल फोन या ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट करता है, उस मोमेंट पे जो एंगल होता है ना हॉरिजॉन्टल से, वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज, राइट। तो इस केस में यहाँ पे लिख देता हूं, देखो कि व्हेन, इसकी डेफिनेशन क्या होगा, मैं डेफिनेशन इसको पहले लिख देता हूं, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन? द एंगल एट विच द ब्लॉक स्टार्ट्स स्लाइडिंग, ठीक है। तो या एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग उसको फिजिक्स में बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एंगल ऑफ इंक्लाइन, angle of incline at which block is at the verge of sliding, ठीक है, is at the verge of sliding, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इसी मोमेंट पे ये जस्ट इसकी स्लाइडिंग स्टार्ट होने वाली है, राइट। तो चलो यहाँ पे अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लो। फ्री बॉडी डायग्राम इसका कैसा होगा? सेम टू सेम वैसा ही होगा, लेकिन हमें निकालना है कि वो एंगल कितना है, क्योंकि वो एंगल क्या कहलाएगा, वो एंगल कहलाता है हमारा एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो हमें वही एंगल ऑफ रिपोज निकालना है, लेट्स से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस है, राइट। तो फ्री बॉडी डायग्राम में देखो, मैं डायरेक्टली यहाँ पे बनाता हूँ। हमें पता है एमजी साइन थीटा कंपोनेंट अलोंग द प्लेन डाउन लगेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो एमजी साइन थीटा हमने बना दिया ऐसे, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर देते हैं, राइट। तो एमजी साइन थीटा लगेगा नीचे, फ्रिक्शन लगेगा इसको अलोंग द प्लेन ऊपर के डायरेक्शन में। तो पहले एमजी साइन थीटा बना दो, ठीक है। फिर इधर लग रहा होगा इस पे फ्रिक्शन, ठीक। ऊपर लग रहा होगा ऐसे नॉर्मल इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इस डायरेक्शन में लगता है हमारा mg cos थीटा। तो नॉर्मल और mg cos थीटा तो बराबर होते हैं, और फ्रिक्शन और mg sin थीटा बराबर हो जाएगा इस केस में, बिकॉज इट इज एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। पहले देखिए, आप लिखोगे n इज इक्वल टू mg cos थीटा, क्योंकि ऑब्वियसली मोशन अलोंग द परपेंडिकुलर तो हो नहीं रहा है, ठीक। और एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। तो एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, ये भी यहाँ पे लिख दो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा,
राइट? कभी आप सुनने में लाइन मिस कर गए तो देख सकते हैं। तो एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, नॉर्मल तो हमेशा mg cos थीटा के केस इक्वल है ही। एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे mg sin थीटा और फ्रिक्शन की वैल्यू बराबर हो जाती है ना? और जब स्लाइडिंग करने लगेगा तो mg sin थीटा जरूर ज्यादा होना चाहिए फ्रिक्शन से, है ना? तभी ये स्लाइड करेगा। खैर यहाँ पे देखो, आप क्या लिखोगे, फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम, अभी फ्रिक्शन क्या करता है, अपनी पूरा दम लगा देता है फ्रिक्शन उसको स्लाइडिंग से रोकने के लिए। तो अभी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो mg sin थीटा के बराबर होगी, तभी ये स्लाइड करना स्टार्ट करता है ना? एंड फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, म्यू टाइम्स एन। तो यहाँ पे देखिए म्यू और एन क्या है, mg cos थीटा। समझ गए? तो अब क्या हो गया, देखो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आई, म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो आप इसको इक्वेट करो, देखो आपके पास क्या रिलेशन आता है, लेट्स राइट। तो म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। क्या चीजें कट रही हैं, तो देखो mg mg कट गया, राइट? इस cos को उधर ले जाओ तो आपके पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, या मैं थीटा क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स म्यू, राइट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या है ये थीटा? थीटा इज एंगल ऑफ रिपोज। एक बार फिर से मैं थोड़ा आपको रिवाइज करवाता हूँ, राइट? एंगल ऑफ रिपोज कौन सा एंगल है, जिस एंगल पे वो ब्लॉक जस्ट एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग हो, या मैं कहूं कि स्लाइडिंग जिस पॉइंट पे वो स्टार्ट करता है उस पॉइंट पे एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो वही एंगल होता है जो इंक्लाइंड प्लेन बना रहा होता है हॉरिजॉन्टल से। समझ गए इतना एंगल ऑफ रिपोज क्या है? तो उस सीन में क्या हो रहा होगा, बॉडी के साथ नीचे mg sin थीटा पुल कर रहा होगा और ऊपर फ्रिक्शन अपना पूरा दम लगा रहा होगा उसको रोकने से, स्लाइड करने से बचाने के लिए। और जब फ्रिक्शन अपना पूरा दम लगाता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू टाइम्स एन। एफ मैक्स होता है म्यू टाइम्स एन। एन यहाँ पे mg cos थीटा है, तो एफ मैक्स की वैल्यू हो गई म्यू mg cos थीटा। और एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग ऑब्वियसली डाउनवर्ड फोर्स जो है वो ऊपर वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, तभी तो वो एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होगा। तो ये इक्वेट कर दिया हमने mg sin थीटा के इक्वल। यहाँ से थीटा क्या आया, tan इनवर्स म्यू। तो बहुत बार क्वेश्चंस में वो लोग क्या करते हैं, म्यू की वैल्यू नहीं देते, है ना? वो लोग म्यू की वैल्यू आपको नहीं देंगे और म्यू की जगह वो सीधा आपको एंगल ऑफ रिपोज बता देंगे। इफ एंगल ऑफ रिपोज ऑफ फॉर दिस बॉडी ओवर दिस इंक्लाइंड प्लेन इज 60 डिग्री, ठीक है? तो बाकी क्वेश्चन कर लो, ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चंस देखेंगे आप समझ जाओगे। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, एक नया क्वेश्चन है, राइट? और क्या-क्या चीजें देखो, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं आज, राइट? ये क्वेश्चन देख लो पहले। क्या है देखो, कि अ बॉडी ऑफ मास 2 केजी इज लाइंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। तो लेट्स ड्रॉ द क्वेश्चन फर्स्ट। ये हमारा है इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है? ये एंगल गिवन है 30 डिग्री। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक 2 किलो की बॉडी है, 2 किलो मास है उसका, 2 केजी बॉडी इज प्लेस्ड ऐसे। तो हमने यहाँ पे 2 केजी की बॉडी बना दी। ओके, चलो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन नीडेड टू मेक द ब्लॉक मूव। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लास्ट में दिया हुआ है, वही मैं सोच रहा था। तो म्यूएस हो गया है 0.2 यहाँ, ठीक है? तो हमें पहले केस में बोलना है कि कितना फोर्स हमें चाहिए इस बॉडी को ऊपर की डायरेक्शन में मूव कराने के लिए, जस्ट टू मूव, है ना? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली अब तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि एफएस मैक्स कितना होगा हमारा, म्यू एमजी कॉस थीटा, है ना? मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है अब। तो म्यू mg 20 और cos थीटा, तो cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, राइट? तो ये आपका हो गया 10 और ये हो गया आपका फाइनली 2√3। तो एफएस मैक्स जो है वो होता है 2√3 इस केस में। चलो mg sin थीटा कितना है यहाँ पे, mg sin थीटा ही तो इसको नीचे की डायरेक्शन में पुल करेगा। यहाँ पे रुको, मैं आपको mg sin थीटा तो बना ही दूं क्योंकि वो लगना ही लगना है ऐसे, राइट? तो mg sin 30, mg है 20 और sin 30 है 1/2, ठीक है? तो दिस विल बिकम 10 न्यूटन, है ना? तो नीचे की डायरेक्शन में तो एक कांस्टेंट 10 न्यूटन का फोर्स है ही। यहाँ पे भी मैं नीचे इधर लिख देता हूँ mg sin 30 इज 10, तो जहाँ पे मैं लिख रहा था 30 इज 10 न्यूटन। चलो, तो इतनी चीजें हमने निकाल ली। अब पहला पार्ट करते हैं। देखो पार्ट ए में क्या बोल रहा है, इसको हमें ऊपर की डायरेक्शन में मूव कराना है, तो वी आर डूइंग पार्ट ए टू मूव इट अप, ठीक है? तो ऊपर की डायरेक्शन में मूव कराने के लिए देखो, इसको इस केस में क्या होगा, 10 न्यूटन तो इसको नीचे पुल कर रहा है, आपको इसको ऊपर मूव कराना है, आप ऊपर के डायरेक्शन में एफ फोर्स लगा रहे हो जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अगर ये बॉडी ऊपर मूव करने की टेंडेंसी में है तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा नीचे की डायरेक्शन में, राइट? और उस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, मूव करने की टेंडेंसी में है, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ पे 2√3। समझ गए? और ये आप एफ ऊपर लगा रहे हो, एफ इतना होना चाहिए कि इन दोनों से इक्वल या इन दोनों से थोड़ा सा बड़ा हो, राइट? तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई देखो, आप यहाँ पे एफ डायरेक्टली लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू mg sin 30
प्लस एफ मैक्स, ठीक है, और ये आ गया आपके पास 10 प्लस 2√3 न्यूटन। समझ गए? तो ऊपर मूव कराने के लिए आपको इतने फोर्स की जरूरत है मिनिमम, ऊपर के डायरेक्शन। ठीक है, चलिए अब सेकंड केस में पूछा गया है टू मूव इट डाउन, मूव इट डाउन, इसको नीचे मूव कराने के लिए हमें कितना फोर्स चाहिए। ठीक है, तो चलो देखो बी क्वेश्चन, टू मूव इट डाउन। चलो, तो इस केस में क्या सीन है देखो, तो जब ये नीचे के डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा, तो देखो 10 न्यूटन तो इसमें नीचे लग रहा है mg sin थीटा। ठीक है, नीचे मूव कर रहा है तो इसमें फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, तो मैक्सिमम लग रहा होगा विच इज 2√3। कितना फ्रिक्शन इसमें लग रहा होगा, राइट। अभी देखो यार यहाँ पे इसको हमें धीरे धीरे मूव करना है ना, यहाँ पे इसको कहीं पे लिखा होना चाहिए था नीडेड टू मेक द ब्लॉक मूव। तो यार यहाँ पे देखो अगर मैं कोई सा फोर्स ना लगाऊं, जैसे अगर मैं यहाँ पे एफ लगाऊं ही नहीं, जो कि मेरा एक्सटर्नल फोर्स है, लगाऊं ही नहीं, तो क्या ये ब्लॉक स्लिप होगी या नहीं होगी, पहले तो आप ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पे एफ मैक्स की वैल्यू कितनी थी, एफ मैक्स की वैल्यू थी 2√3, है ना, √3 होता है 1.7, तो 1.7 इंटू आप जब 2 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा ये 3.4। तो जब ये ऐसे रखा हुआ है तो ये रेस्ट पे रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि एंटी साइन 30 इस पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, नीचे जो इसको पुल कर रहा है। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है अप्रोक्सीमेटली 3.45, ऐसा, राइट। तो क्या ये रेस्ट पे रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसको नीचे की डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जस्ट मूव कराना है, ठीक है, तो आपको क्या करने की जरूरत है, देखो आप इस पे फोर्स लगाओगे ऊपर की डायरेक्शन में, है ना, आप ऊपर की डायरेक्शन में इस पे कुछ फोर्स लगाओगे सच दैट वो नेट डाउनवर्ड फोर्स को इक्वेट कर पाए एफ और 3.4 मिलके, जिससे इस पे नेट फोर्स जीरो हो और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन में ऐड भी कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, नीड टू मेक द ब्लॉक मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये ऐड कर दो, तो क्वेश्चन आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, देन अप द इंक्लाइन एंड देन बॉटम द इंक्लाइन, है ना, अलोंग द डाउन इंक्लाइन। चलो देखो, तो मूव इट डाउन यहाँ पे हम कर रहे थे, है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए एफ प्लस 3.4 शुड बी इक्वल टू 10 न्यूटन। तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 3.4, राइट। तो ये कितना हो गया, 10 माइनस 3.4, ये आपका हो गया 6.6 न्यूटन। और इसकी डायरेक्शन भी लिख देता हूं मैं, ये अप मतलब अप द इंक्लाइन। यस मनोज कुमार, हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। और ये वाला फोर्स किस डायरेक्शन में था, तो ये वाला फोर्स भी आपका था अप द इंक्लाइन, दोनों फोर्स अप ही थे। क्लियर है, ये दोनों क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो अच्छे से आप वैल्यूज देखोगे और फिर आराम से इक्वेट करोगे। चलिए, अभी ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है? पूछा गया व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। तो आप क्या करोगे, एफबीडी बनाओगे, एफबीडी में मैं यहीं पे बना देता हूँ, राइट। तो देखो 4 केजी पे एक 40 न्यूटन तो नीचे लग रहा होगा, मान लो टेंशन भी निकालना है तो टेंशन भी निकाल लेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन में तो 40 न्यूटन तो इस पे नीचे लग रहा होगा, लेट्स से टेंशन हमारा यहाँ पे टी है, तो टेंशन यहाँ भी टी होगा। ठीक है, इस पे क्या क्या होगा, 6 केजी के ब्लॉक पे सबसे पहले तो ये देखो कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है 6 केजी पे, है ना। तो देखो यार एफ एस मैक्स जो आ रहा है 6 केजी पे, वो आ रहा है म्यू एस 0.5 इंटू एन कॉस 60, है ना, मतलब एन क्या होता है, mg cos 60, राइट। तो mg हो गया 60 और cos 60 यहाँ पे होता है 1/2। ठीक है, तो कितना हो गया ये हमारे पास, देखो ये हो गया, ये कट के आया 30 और इधर आपके पास आ गया 15 न्यूटन बस। तो 15 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इस 6 केजी पे लग सकता है, राइट। तो अगर मैं 6 केजी, व्हिच इज नॉट इनफ ना, देखो पुलिंग फोर्स कितना है 40 न्यूटन का, राइट। इस डायरेक्शन में कितना हो रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है हमारा 60 न्यूटन, ऐसे, और इधर है टेंशन। तो नेट पुलिंग फोर्स जब आप देखोगे, सॉरी 60 नहीं, mg साइन 60 आएगा ना, साइन 60 हो जाएगा √3/2। वन सेकंड, नेट पुलिंग फोर्स अभी मैं आपको कैलकुलेट करके, सबसे पहले आप क्या देखोगे फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन में कि नेट पुलिंग फोर्स कितना है, वो एफ मैक्स से कम होना चाहिए, तब वो मूव नहीं करेगा। एफ मैक्स से ज्यादा हो गया नेट पुलिंग फोर्स तो मूव करने लगेगा। तो साइन 60 होता है हमारा √3/2, सो दिस विल बिकम 30√3। ठीक है, इसकी भी अप्रॉक्स वैल्यू निकाल देते हैं, देखो √3 को मैं 1.7 मान लेता हूँ और ये 30, तो 17 इंटू 3 कितना होगा, 7 3 21, 3 1 3 4 51, अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 51 न्यूटन मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसके नीचे लग रहा है 51 न्यूटन का फोर्स ऐसे, ठीक है, और 40 न्यूटन इधर, तो नेट पुलिंग फोर्स कितना होगा इन दोनों का डिफरेंस। तो नेट पुलिंग फोर्स यहाँ पे तो आपका देखो 51 माइनस 40 कितना आ रहा है, 11 न्यूटन। नेट पुलिंग फोर्स 11 न्यूटन का ही है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 15 न्यूटन।
है ना? तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 15 न्यूटन है, नेट पुलिंग फोर्स सिर्फ और सिर्फ 11 न्यूटन है, तो मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। इस केस में ये जो बॉडी है ये मूव ही नहीं करेगी। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? एक्सेलरेशन हो गया 0। समझ आया आप लोगों को? अब यहाँ पे आप टेंशन कैसे निकालेंगे देखो, तो टेंशन यहाँ पे आ जाएगा 40, ये भी रेस्ट पे है, ठीक है? तो अब यहाँ से आप देखो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, तो 6 केजी का ब्लॉक बनाओ यहाँ पे, राइट? यहाँ पे टेंशन लग रहा है 40, इधर 30√3 51 न्यूटन इधर है, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है केवल 11 न्यूटन का, राइट? और लग कितना सकता था? 15 न्यूटन, मतलब अभी और ज्यादा तब लगाना पड़ेगा, तब जाके ये हिलेगा 6 केजी। अगर ये 6 केजी से ज्यादा मास होता, तो इसका मोशन हो सकता था डाउन, राइट? नहीं तो ये 4 केजी का मास बढ़ाओ। ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप जरा होमवर्क के लिए ऐसे मार्क करके रख लो। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर आप ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है? और इस वाले का लिख लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने करवाया था शायद एक बार ये मेंटी में, राइट? तो ये दोनों क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लो और सॉल्व करके रखो। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं, राइट? एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखना है, बहुत सारी चीजें देखनी है, राइट? बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक करो वीडियो को, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।